तो बिल-आखिर अमेरिका और चाइना अब आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है कि अब चाइना के जहाज़ भी यहाँ से नहीं जा सकेंगे और चाइना के जहाज़ों को रोका भी गया है। इसके ऊपर क्या सूरत-ए-हाल बन चुकी है, इस पर हमने बात करनी है। और प्यूटन के एक हंगामी दौरे चीन की खबरें भी सामने आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और ईरान-अमेरिका मुज़ाकरात की भी बात एक बार फिर से हो रही हैं और इसके साथ-साथ पाकिस्तान, सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा हुआ था, उसकी एक वेबसाइट ने बहुत सी हकीकत और या दस्तावेज़ात जो हैं वो किसी हद तक मंज़र-आम पर आ चुके हैं। उनके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर वो कौन-सी बुनियाद थी जिसके ऊपर पाकिस्तान ने ये दिफाई मुआहदा साइन किया और इसके बदले में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ और सऊदी अरब को क्या फ़ायदा हुआ। ये तमाम तर चीज़ें आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलामु अलैकुम। आज तारीख़ है 15 अप्रैल 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे सामने अमेरिका के सेंट्रल कमांड का एक एलामिया है, जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया था और अमेरिकी हुकाम ने भी इसको अमल दरामद में कलीदी किरदार अदा किया। वो ये था कि हम ईरान की नेवल ब्लॉकेड की तरफ जाएंगे कि कोई भी जहाज़ ईरान से अगर तिजारत करके गुजर रहा है या उसको टोल टैक्स देकर जा रहा है तो हम उसको रोकेंगे। अब इसका जो ऐलान है वो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से कहा गया था कि 12 अप्रैल को ये ऐलान किया गया था कि हम 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद शुरू कर देंगे। और वही सिलसिला हुआ कि 13 अप्रैल सुबह 10 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है उनकी तरफ से इन अहकामात को अमल दरामद का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया। और इसके अंदर ये पैरामीटर्स और ये लाइन खींच दी गई कि किसी और मुल्क से, किसी और बंदरगाह से अगर कोई जहाज़ आ रहा है और वो आबनाए हुर्मत से गुजर रहा है तो उसको तो नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर वो ईरान की बंदरगाह से आ रहा है, ईरान से तिजारत के लिए तिजारत करके आ रहा है और आबनाए हुर्मत से गुजर रहा है तो बहरहाल हम उसको हर सूरत में रोकेंगे। और फिर वाज़ेह तौर के ऊपर हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि दर हकीकत चीन के लिए पैगाम है और वही हुआ है। जैसे कि अमेरिकी सेक्रेटरी ख़जाना है, उनकी स्टेटमेंट आप ये मुलाहिज़ा कीजिए कि जो कि रॉयटर्स के अंदर भी रिपोर्ट हुई है। मैं इन तमाम खबरों की जो लिंक्स हैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर कोई हमारे दोस्त अहबाब आज़ादाना तौर के ऊपर इनकी तहक़ीक़ करना चाहें तो वो ज़रूर इन खबरों को पढ़ भी सकते हैं। तो रॉयटर्स के अंदर जो खबर शाया हुई, अमेरिकी सेक्रेटरी ख़जाना ये कहते हैं कि चीन की ईरानी ऑयल की सप्लाई काट देंगे, ईरानी जहाज़ों को अब चीन तक नहीं पहुंचने देंगे। चीन ऑयल ज़रूर हासिल कर सकता है लेकिन ईरानी ऑयल हासिल नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी सेक्रेटरी ख़जाना की ये स्टेटमेंट है जो कि रॉयटर्स के अंदर रिपोर्ट हुई है, जिसका उर्दू तर्जुमा मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने 14 अप्रैल 2026 को यानी कि कल के रोज़ ये कहा कि नाकाबंदी के नतीजे में चीन अब ईरान से तेल हासिल नहीं कर सकेगा। ये अमरीकी हुकाम के, सिविल हुकाम के या उनकी मईशत से जुड़े हुए जो अफराद शख्सियात हैं उनकी तरफ से वाज़ेह तौर के ऊपर बयानात हैं जिन्हें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है और जो पढ़कर मैंने आपके सामने भी रखा है। उन्होंने ये भी कहा, यानी कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि चीन ईरानी तेल का 90% से ज़्यादा खरीदार है। चीन की कुल तेल दरामद का तकरीबन 8% है, लेकिन अब यह सप्लाई रोक दी जाएगी। चीन को दीगर ज़राए से तेल मिल सकता है मगर ईरानी तेल नहीं मिल सकता। ये वाज़ेह तौर के पर इंतबा जो है ये जारी किया गया। अच्छा, और भी मज़ीद अपडेट्स हैं। वाल स्ट्रीट जर्नल की खबर भी हमारे सामने आती है। वाल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी नेवी अब तक 8 जहाज़ों को रोककर उन्हें वापस भेज चुकी है। इसकी मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। ये खबर बताती है कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद अमरीकी नेवी ने ईरानी बंदरगाहों से मुंसलिक 8 ऑयल टैंकर्स को रोका। ये सब रेडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए हुआ, यानी जहाज़ों से राब्ता करके उन्हें वापस जाने की हिदायत की गई। अब तक कोई फ़ौजी कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ वार्निंग और वापसी की हिदायत दी गई है। ये खबर वाल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है, यानी अमरीकी हुकाम की तरफ से रेडियो कम्युनिकेशन के ज़रिए यह हिदायत की गई कि आप जो हैं वो वापस चले जाएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और उन जहाज़ों ने रेडियो कम्युनिकेशन से आने वाले अमरीकी हुकाम का जो इंतबा था वो सुना और अपने रस्ते को जो है वो तब्दील कर लिया। ये इस खबर के मुताबिक ये इससे मुराद ये ली जा सकती है। अच्छा, ये जो मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि अमेरिका ने चाइना के जहाज़ रोक लिए हैं, ये माजरा कहाँ पर रिपोर्ट हुआ है? ये खबर आई है रॉयटर्स के अंदर। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये खबर क्या कहती है? रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि नाकाबंदी के पहले दिन कुछ जहाज़ बाशमूल मुमकिना तौर पर चीनी या ईरान से मुंसलिक अमरीकी हिदायत पर वापस मुड़ गए। एक मिसाल में चीनी टैंकर या कंटेनर शिप्स का जिक्र है जो खलीज फारस से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वार्निंग के बाद वापस लौट गए। अलबत्ता कुछ चीनी टैंकर्स जैसे कि रिच स्टेरी ने बाद में गुजरने की कोशिश की, लेकिन मजमूई तौर पर अमरीकी वार्निंग्स ने कई जहाज़ों को मुतासिर किया। रॉयटर्स के मुताबिक पहले 24 घंटों में कई जहाज़ वापस मुड़े हैं। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाइए
کہ چین کے جہاز بھی اس کے اندر 102 رپورٹ کیے جا رہے ہیں کہ وہ امریکی انتباہ کے بعد انہوں نے اپنا رستہ چینج کر لیا۔ اب امریکہ، اب چائنا کی مینٹالٹی کاروبار والی ہے، معیشت ہے، ایک کاروباری کی مینٹالٹی کیا ہوتی ہے؟ سکون رہے، امن رہے، الجھنا نہیں ہے کسی معاملے کے اندر۔ اور وہاں سے جب چائنا اپنے ایران سے تجارت کر کے یا تیل لے کر آ رہا تھا تو امریکہ کی طرف سے ایک انتباہ جاری کیا گیا ریڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے، اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ چینی حکام نے خبردار کیا تھا کہ آپ اپنے ہرمز کی مکمل بلاکیڈ نہیں کر سکتے، اور ہم اس معاملے میں ایران کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ صورتحال بگڑ سکتی ہے، کشیدہ ہو سکتی ہے اگر یہ نوبت آئی، چائنا کے جہازوں کو روکا گیا، لیکن چائنا نے کچھ فی الحال ابھی تک ایسی جو خبر ہے ہمارے سامنے نہیں ہے کہ چائنا نے کوئی رد عمل دیا، بلکہ چائنا نے خاموشی کے ساتھ امریکی ہدایات کو مانا، ان کی انتباہ کو سنا اور اپنے رستے کو چینج کر لیا، اسی رستے کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر سامنے ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سے تجزیہ کار مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستان کا جہاز یہاں سے گزرے اور وہ تجارت کی غرض سے ایران سے کچھ لے کے چل رہا ہے، اور امریکہ اگر پاکستان کے جہاز کو روک لے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا اس طرح سے ایک موازنہ نہیں بنتا۔ لیکن جب وہ چائنا کے جہاز کو روکے گا تو چائنا یقیناً رد عمل دے گا اور وہ زبردستی اپنے رستے کو کنٹینیو رکھے گا۔ لیکن یہاں پر صورتحال آپ کو مختلف نظر آئی ہے، چائنا نے اپنا رستہ ہی چینج کر لیا ہے۔ اس کے اوپر میں کچھ چیزیں بھی پڑھ رہا تھا، ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہمارا نیول بلاکیڈ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ایران ایک بڑا ملک ہے اور اس کی کئی سرحدیں ہیں، کئی ممالک کے ساتھ جڑتی ہے، تو ہمارے پاس اور بھی ذرائع ہیں کہ ہم وہاں سے بھی تجارت کر سکتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اب اگر آبنائے ہرمز سے معاملہ کشیدہ ہوتا ہے تو چین کسی اور رستے سے بھی ایران کے آئل کو لے سکتا ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ چائنا فی الحال ابھی تک آپ کو امریکہ سے براہ راست تصادم والی پالیسی کے پر چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، جو چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے، کچھ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر میں اس خبر کے اوپر آتا ہوں جو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے حوالے سے خبر گردش کر رہی ہے۔ بڑی ایک اہمیت کے حامل ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں لیک تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک نیوز ویب سائٹ کو کسی ذرائع نے یہ دیے ہیں، اور ان سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، کچھ پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں کہ ٹرمپ کا نیو یارک پوسٹ سے گفتگو کے دوران یہ کہنا تھا کہ اگلے 2 دنوں میں کچھ بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے، ہمارا رجحان زیادہ تر پاکستان جانے کی طرف ہے، کیونکہ اس کے اندر جنیوا کی بات کی جا رہی تھی، سعودی عرب کی بات کی جا رہی تھی، قطر عمان کی بات کی جا رہی تھی، اور اسلام آباد کی بات کی جا رہی تھی۔ یہ جو ٹرمپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا رجحان زیادہ اسلام آباد یا پاکستان کی طرف ہے، تو وہ اسی تناظر میں کی جا رہی ہے، اور کچھ ذرائع کے مطابق ایران بھی یہی چاہتا ہے کہ اگلا جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد میں ہی ہو بجائے کہ کسی اور ملک میں ہو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو سٹاف کی سیکیورٹی ہے وہ پاکستان میں زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہوئی بھی ہے۔ تو اس لیے امریکی جو صحافی بھی یہاں پر موجود ہے، جن کا انٹرویو بھی لیا سید طلعت حسین نے سما چینل کے اوپر، تو امریکی صحافی نے بھی ان کی جو امریکی حکام سے بات ہوئی، ٹرمپ سے بات ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اسلام آباد کے اندر ہی رکیں، کیونکہ اگلے 48 گھنٹوں میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے، تو آپ کو دوبارہ آنا پڑے تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہیں پر رکیں۔ تو اس سے لگ ایسے رہا ہے کہ ایران امریکہ کے جو مذاکرات ہیں وہ دوبارہ سے کنٹینیو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت سی چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک بھی آ رہا ہے۔ پاکستان کے روزنامہ ڈان نیوز کے اندر کیا خبر سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان کے سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد سے تمام متعلقہ فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان کا مقصد جنگ بندی میں توسیع یا واشنگٹن اور تہران کے درمیان تکنیکی سطح کے رابطوں کی بحالی پر اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان دونوں ممالک کے درمیان حل طلب مسائل پر پیغامات کے تبادلے میں سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کم از کم 45 دن کی توسیع حاصل کرنا تاکہ مستقبل کے باقاعدہ مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کیا جا سکے۔ یعنی پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ یہ 2 ہفتے کی جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جائے اور یہ معاملہ 45 دن تک جو ہے یہ جایا جا سکے۔ اب امریکہ کی طرف سے واضح ہے کہ اپنا ہرمز غیر مشروط طور کے پر کھولا جائے، اس کے اوپر ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ایرانی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پچھلے والا معاملہ نہیں ہوگا کہ ہم نے جو مکمل کھولا ہوا تھا اب ہم نے پیسے لینے ہی لینے ہیں۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ غیر مشروط طور کے پر آپ کو کھولنا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ IRGC ایران کی جو اسٹیبلشمنٹ آپ یہ کہہ لیں کہ پاسداران انقلاب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نمائندگی بھی جو وقت مذاکرات کر رہا ہوگا اس کے اندر ہو، کیونکہ اختیار پورے ملک کا انہی کے پاس ہے۔
तो लिहाजा बजाय कि ये हमसे पैगाम लें फिर ईरान जाएं फिर हो, ऐसा ना हो, बल्कि ये पासदारान इनकलाब की भी कुछ शख्सियात, अहम जो शख्सियात हैं जो फैसला साजी के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर रही हैं, वो भी आएँ, वो भी वक्त के अंदर हिस्सा हों और उनसे हमारी बात हो और उन्हीं से हमारी बात हो और इस मामले को फिर हम एंड करें। अब देखना ये है कि ईरान IRGC के अहम जो फैसला साज है उन्हें भेजता है या नहीं भेजता, क्योंकि मामला यहीं पर आ रहा है। ईरान को अपनी क़यादत की सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल हैं जो कि इंतहाई खुफिया रखे गए हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका के कहने पर ईरान के फैसला साज IRGC के सामने आते हैं या फिर नहीं आते। तो एक तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। अच्छा, इस खबर के अंदर नाकामी की बात की गई है। मैं मुज़ाकरात की नाकामी की बात नहीं करता, बल्कि ये है कि ये बात आगे बढ़ रही। अगर नाकाम होती तो दूसरा दौर होना नहीं था। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहला जो दौर है वो नाकाम हुआ है। तो बहरहाल आप इस खबर के ऊपर आ जाइए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहदे के हवाले से क्या है। ड्रॉप साइट एक न्यूज़ है जी। इसने 14 अप्रैल 2026 को एक अहम तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है, जिसका उन्वान है लीक डॉक्यूमेंट्स रिवील डिटेल्स ऑफ द सीक्रेट सऊदी अरेबिया पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। इस रिपोर्ट के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम है मुर्तज़ा हुसैन। ये दस्तावेज़ात ड्रॉप साइट न्यूज़ को एक अनजान ज़राए ने फ़राहम की है। यानी एक ऐसा ज़राए, उसने डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए लेकिन उसने ज़रूरी है कि ये कहा होगा कि यार ये मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा किया है। अब इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या आया है, क्योंकि ये याद रखिए कि अभी तक जब से सितंबर 2025 से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा हुआ, ना ही ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस आया है, ना ही पाकिस्तान की सेनेट के अंदर ये ज़ेर बहस आया है, और ना ही किसी और अवामी प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके ऊपर कोई बात की गई है। तो इसलिए ये बड़ी अहमियत की हामिल है, ये जो खबर शाया हुई है। तो लोग जानना चाहते हैं कि इस मुआहदे के अंदर ऐसा था क्या जो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने, दोनों ममालिक ने इसके ऊपर दस्तखत किए। इसके जो मेन पॉइंट्स है, सारी खबर नहीं, मेन पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि इसके अंदर कहा गया है। लीक शुदा दस्तावेज़ात से ये बात सामने आती है कि यह मुआहदा कई मराहिल से गुजरा। 1982 का खुफिया मुआहदा, दोनों ममालिक के दरमियान 14 दिसंबर 1982 को पहला खुफिया मुआहदा हुआ जो फ़ौजी ताउन का इब्तदाई मरहला था, और 2005 का 30 ये मिलिट्री कॉपरेशन एग्रीमेंट था जिसे MCA भी कहा जाता है। जुलाई 2005 को दस्तखत हुआ। ड्रॉप साइट न्यूज़ ने इसका क्लासिफाइड कॉपी हासिल किया। इसका बुनियादी मकसद फ़ौजी शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत करना था, और जिसमें तरबियत, एहलकारों की तैनाती, दिफाई पैदावार, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, तजर्बात का तबादला, हथियारों और साजो सामान की खरीदारी और फौजी तिबी खदमात शामिल थी। इस मुआहदे में पाकिस्तान पर सऊदी अरब के दिफा की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी। मुआहदे में यह शिक भी मौजूद थी कि दोनों फरीक इसे वक्त के साथ तरमीम और तोसी कर सकते हैं। और 2021 की अहम तरमीम, अगस्त 2021 में इस तरमीम का खुलासा तब के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को भेजा गया। ये तरमीम सबसे अहम थी क्योंकि इसमें पहली बार पाकिस्तान को सऊदी अरब के फ़ौजी दिफा की जिम्मेदारी दी गई। कलीदी शिक ये थी कि दूसरी पार्टी यानी कि पाकिस्तान पहली पार्टी यानी कि सऊदी अरब की दरख्वास्त पर सऊदी अरब में अपनी फोर्सेस भेजने की पाबंद है, ताकि पहली पार्टी की मुसल्लह अफवाज की हिमायत करे और किसी भी ऐसे ख़तरे से निपटे जो उसकी सलामती, हिफाजत, खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और मफादात को मुतासर करे। इसके साथ ये भी दर्ज था कि दोनों पार्टियों के दरमियान एक प्रोटोकॉल दस्तखत किया जाएगा जो इस मुआहदे से मुंसलिक होगा, इन इंतजामात की तफसीलात वाज़ेह करेगा। ये तरमीम अगस्त 2021 से अप्रैल 2022 तक इमरान खान के पास रही। फरवरी 2024 में मिलिट्री बैक केयर टेकर हुकूमत ने इसे तेज़ी से मंजूर कर लिया। यानी कि इस खबर का कहने का मतलब ये है कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे तब तक ये तरमीम रही, और उनकी हुकूमत में जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनकी इस मामले के ऊपर काफ़ी डिबेट भी होती रही कि हमें इसके ऊपर साइन करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मामला एक तरफ़ा है। यानी कि जो तफसील मैंने आपके सामने रखी है, एक तरफ़ा ये है कि अगर सऊदी अरब की खुद मुख्तारी को मामला मसला कोई पेश होगा तो पाकिस्तान तो चला जाएगा, लेकिन जब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को मामला होगा तो क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के हथियार इस्तेमाल कर सकता है? क्या सऊदी अरब की मैन पावर, उनकी अस्करी जो सलाहियतें हैं वो पाकिस्तान कर सकता है? वो नहीं कर सकता। तो इसके अंदर ये फ़कत वन साइडेड पाबंदी थी कि पाकिस्तान ही जा सकता है, सऊदी अरब की कोई चीज़ हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मुझे ऐसा लगता है कि इसको अंदर बाद में कुछ तरमीम और चीज़ें की गई और इसके अंदर फाइनेंशियल और इन तमाम तर चीज़ों को लिंक किया गया कि अगर आप हमारी मैन पावर या हथियारों के साथ कोई चीज़ नहीं कर सकते तो फिर आप हमें एनर्जी सेक्टर के अंदर जो वसाइल हैं, चीज़ें हैं, उनकी रोक टोक हमें नहीं करेंगे। तो ये मामला, ये ख़बर जो है ये इसके अंदर आई है, और ये 2025 का जिक्र भी किया गया जब ये सितंबर 2025 को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के ऊपर दस्तखत किए। ये मुआहदा लीक शुदा दस्तावेज़ात का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता अवामी एलामिया के मुताबिक इसमें शिक शामिल है कि एक मुल्क के ख़िलाफ़ जाहरियत,
دوسرے کی خلافی جارحیت سمجھی جائے گی، تاہم باہمی ذمہ داریوں کے شرائط واضح طور پر متوازن نہیں ہے، یعنی کہ یہ ون سائیڈڈ معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ تمام تر وہ چیزیں اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس خبر کے اندر اور بھی بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کی گئی ہیں، لیکن ان کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال تمام تر وہ چیزیں اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تمام کا جو لنکس ہے میں اپنے سورسز میں ڈسکرپشن والے ڈسکرپشن کے اندر میں شیئر کر دوں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی دوست ان کو آزادانہ طور کے اوپر بھی پڑھنا چاہے تو وہ ضرور پڑھ سکتا ہے۔ تو اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی